तो अब यदि इसके कीवर्ड की एनालिसिस की बात करें तो प्रोसेस ऑफ इंसोलेशन यानी सौर विकिरण, जिसको सूर्यातप, सौर विकिरण या सूर्य से निकलने वाली विकिरण भी कहा जाता है। तो सूर्य अपने केंद्र में, ये सूर्य है, इसके केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा करता है। ठीक, यहाँ नाभिकीय संलयन होता है, एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। जब दो गैसें जुड़ती है तो नाभिकीय संलयन होता है, जब दो विखंडन होती है, अलग होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। तो आप ये पढ़ेंगे साइंस टेक में, नाभिकीय संलयन। ठीक, या आप जब अब एक एक कीवर्ड की तो एनालिसिस नहीं कर सकते इसमें इतना डिटेल, तो आप इसको गूगल सर्च करें कि नाभिकीय संलयन प्रोसेस कैसे होती है, सबसे ज़्यादा मैटर यही है। अब यह ऊर्जा जो है सौर विकिरण के रूप में निकलती है। अब सौर विकिरण के रूप में निकला और अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। वायुमंडल का कुछ भाग इसे परावर्तित या स्कैटर्ड यानी प्रकीर्णित कर देता है, यानी कुछ वो ऊपर दोबारा उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया अंतरिक्ष में ही, और कुछ को अलग अलग भागों में प्रकीर्णित यानी विच्छोड़ित कर दिया। शेष ऊर्जा जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, जो डायरेक्ट सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचा, जिसे आगामी सौर विकिरण कहा जाता है, यानी आने वाला सौर विकिरण कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का वितरण कैसे होता है हम देखें अगर क्षेत्र के अनुसार से, तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होता है। अब इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा क्यों होता है, आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन में हम समझते समझते वो पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखा पे ज़्यादा क्यों होता है। वैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये प्रायः ये जो है भूमध्य रेखा पे लंबवत हमेशा पड़ता ही है। वो ध्रुवीय क्षेत्र न्यूनतम इंसोलेशन यानी कम सूर्यातप होता है, क्योंकि यहाँ तिरछी जाती है यहाँ। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में ऑब्वियसली ज़्यादा किरणें लंबवत होगा भूमध्य रेखा पर, तो ज़्यादा होगा। शीत ऋतु में किरणें तिरछी तो कम होगा। इंसुलेशन को प्रभावित यानी सूर्यातप यानी सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो सूर्य की ऊंचाई, जितनी ऊंचाई अधिक उतनी ऊर्जा अधिक होगी। ऊंचाई का क्या मतलब है कि अब जैसे पृथ्वी के जितनी ऊपर होगा, एल्टीट्यूड पे होगा, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, ऊंचाई का मतलब बहुत ऊंचाई नहीं, एल्टीट्यूड यानी वो लंबवत होगा, तो उतनी ऊर्जा अधिक होगी, दिन की अवधि में अधिक होगा। अक्षांश देखें तो भूमध्य रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम होगा। और यदि भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा और यदि ये ध्रुव, यहाँ से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो कमता चला जाएगा। ऋतु जो है गर्मी में अधिक, सर्दी में कम होता है। बादलपन और धूल हो तो विकिरण को रोकते हैं, क्योंकि अगर बादल भरे मौसम हो तो वहाँ से जो सौर विकिरण आएगा उसको क्या करेंगे, वो परावर्तित करने की कोशिश करेगा। समुद्र तल से ऊंचाई बात करें तो ऊंचाई बढ़ने पर जो है इंसुलेशन बढ़ता है, क्योंकि हवा पतली होती है। ये एक लिमिट तक ही होता है, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी है और ये सन है, तो अगर ये ऊंचाई बढ़ी तो थोड़ी वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा होगी, गर्मी ताप ज़्यादा बढ़ेगी, वो एक लिमिट तक ही होती है। तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, क्योंकि उसमें दीर्घ तरंग विकिरण और लघु तरंग विकिरण था। सौर विकिरण लगभग 0.2 से 4 माइक्रोमीटर, पार्थिव विकिरण लगभग 4 से 100 माइक्रोमीटर, इसीलिए पार्थिव विकिरण को दीर्घ तरंग विकिरण कहा जाता है। अब ये माइक्रोमीटर का क्या मतलब है ये देखेंगे जब ये लघु तरंग देखेंगे और दीर्घ तरंग विकिरण देखेंगे, उसे भी देखते हैं हम। ये रहा हमारा लघु तरंग दैर्ध्य, शॉर्ट वेव रेडिएशन। स्रोत सन है, यानी सन से आने वाली एनर्जी जो है वो हमेशा ध्यान रखें लघु तरंग विकिरण ही होती है। तरंग दैर्ध्य क्या है इसकी, तो 0.1 माइक्रोमीटर से लगभग 4 माइक्रोमीटर तक, यानी बहुत छोटी तरंगे, इसलिए लघु तरंग कहा जाता है। प्रकृति क्या है, ऊर्जा बहुत अधिक होती है क्योंकि तरंगे छोटी होती है। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो दृश्य प्रकाश होंगे, पराबैंगनी किरणें होंगे, कुछ और रक्त इंफ्रारेड भी शामिल होंगे। एग्जाम्पल के लिए सूर्य का सीधा प्रकाश जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, यह पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। तो अब देखते हैं इसकी एनर्जी ज़्यादा कैसे होती है। तो अब ये तरंग दैर्ध्य है, तो इसमें ये देखिए डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी, और ये तरंग दैर्ध्य है, इसमें डिस्टेंस कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी ज़्यादा होगा। ये तो यही कह रहा है कि ये बहुत अधिक ऊर्जावान होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो ये किरण चल रही है, इसके बीच यानी दो शीर्ष और दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है वही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये क्या है, अगर ज़्यादा दूर दूर है, तरंग दैर्ध्य बड़ा है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और बहुत नज़दीक नज़दीक है तो उसकी ऑब्वियसली बात है ऊर्जा ज़्यादा होगी। दीर्घ तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसका स्रोत क्या है, पृथ्वी, क्योंकि सन से आया, पृथ्वी ऑब्जर्व किया, फिर इसको रिलीज किया। तरंग दैर्ध्य इसकी जो होता है 4 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक, यानी इसकी लंबाई क्या होती है, तो 4 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है, इसीलिए इसे बड़ी तरंगे या दीर्घ तरंग कहा जाता है। अब यदि देखें तो ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम होती है लघु तरंग के तुलना में। अब जब उदाहरण के लिए पृथ्वी जब सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः अंतरिक्ष में ऊर्जा छोड़ती है तो वह दीर्घ तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। अगर इसकी भूमिका रोल देखें तो यह विकिरण वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होती है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। इसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं, क्योंकि अब जितने भी ग्रीन हाउस गैस है, ये मान लेते हैं यहाँ CO2 H2 ये सब, ये यहाँ से जो निकला उसे अवशोषित किया, कुछ रिफ्लेक्ट किया, तो इसी प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। यानी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा किया गया जो भी
भूमिका है, कार्य है, उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब ग्रीन हाउस गैस की बात करें थोड़ी, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप पढ़ ले कि H2O के बारे में थोड़ी, CO2, फिर जलवाष्प, ये जलवाष्प हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, फिर अमोनिया हो गया, इन सभी के बारे में, सॉरी अमोनिया नहीं मीथेन हो गया, तो इन सभी के बारे में आप NCERT 11th की ज्योग्राफी में पढ़ ले। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है A to Z क्वेश्चन 11th की NCERT से ही आए हुए हैं ये। अब जैसे देखें 11th की NCERT, वो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो वायुमंडल के संगठन में ही है कि गैस, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गन हो गया, CO2, क्योंकि CO2 पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर उसके बाद जलवाष्प पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप NCERT पढ़े। वो NCERT गीता है, बाइबल है, हर चीज़ है वो ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल NCERT जो है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था वो क्या था, ये उष्मा बजट का क्वेश्चन है, यानी NCERT की बात करें, क्योंकि जितना किरण आया फिर उससे कुछ रिलीज किया गया, तो दोनों में एक बैलेंस बना रहता है कि कितना आया कितना गया, जितना आता है उतना चला ही जाता है, तो उष्मा संतुलन से क्वेश्चन था वो। तो उष्मा बजट आप NCERT में पढ़े। वैसे हम एक बार देख लेते हैं। जब पृथ्वी को प्राप्त होने वाली कुल सौर ऊर्जा, यानी जितना भी सौर ऊर्जा ऊपर से आई, और पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली कुल पार्थिव ऊर्जा यानी पार्थिव विकिरण एक दूसरे के बराबर होती है, तो उष्मा संतुलन, हीट बैलेंस या हीट बजट कहा जाता है। पृथ्वी जितना ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, यदि सामान्य शब्दों में बात करें तो पृथ्वी जो है जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, लगभग उतनी ही ऊर्जा वह अंतरिक्ष में वापस से भेज देती है। यही हीट बजट है, हीट को बैलेंस करता है। अब देखते हैं इसको कैसे। तो अब यदि बात करें कि उष्मा बजट आता कैसे है, तो ये देखिए, मान लेते हैं कि ये सौर जो सूर्य से आ रहा है वो 100% है, जिसमें से ये 6 और ये 27 और 29 मिला करके आप डिटेल में NCERT में देखें, 35 जो है वो अंतरिक्ष से तो ऑलरेडी परावर्तित कर दिया जाता है, मतलब वो उसे पृथ्वी तक आने ही नहीं दिया जाता है, ये वायुमंडल है, यहीं से यहीं परावर्तित हो गया। अब बचा 65, यानी ये 17, 34 और 14, ये 65 आया तो जिसमें से 17 और 34 पृथ्वी द्वारा अवशोषित और 14 वायुमंडल में ही रह जाता है, यानी 65% आया। 35% तो अंतरिक्ष से ही परावर्तित कर दिया गया, 65% आया। 65% में अब ये क्या होता है, जो 17% पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया गया था वो डायरेक्ट जो है फिर दीर्घ विकिरण के रूप में ऊपर अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर दिया जाता है। अब ये जो 48% है, 34 और वो 14, तो इसमें से फिर ये वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष और विकिरण के रूप में धीरे धीरे करके उत्सर्जित किया जाता है। तो आया था 100% में से 35% ऊपर चला गया अंतरिक्ष से ही, 65% नीचे आया था, फिर 65% भी ये देखें तो 48 और 17 मिला करके 65% भी ये भी वापस चला जाता है। तो इसीलिए हीट बजट जो है, जितना ऊर्जा आता है, जितना ऊष्मा आता है, वो उतना ही ऊष्मा या उतना ही ऊर्जा वापस चला जाता है। अब इसमें कितना मात्रा जो है बर्फ़ से जाता है, कितना केस से जाता है, संघनन से कितना होता है, ये सभी आप याद करें, NCERT में देखें, क्योंकि NCERT का ही ये स्क्रीनशॉट है कि सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। यानी एल्बिडो क्या होता है, तो हिम आच्छादित यानी बर्फीले क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर कोई लाइट आया, मतलब कोई वो सन की रे आया, तो अगर वो बर्फीले क्षेत्रों में आया, मान लेते हैं अंटार्कटिका में, यहाँ से जो परावर्तन हुआ तो हिम आच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो उसे एल्बिडो कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, ये सारी NCERT की स्क्रीनशॉट है, तो आप NCERT पढ़े तो उसमें ध्यान से देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हो गया, इसका आंसर डी था कि वही पार्थिव विकिरण, फिर सौर विकिरण, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस और दीर्घ तरंग विकिरण। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो है दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक क्यों है और कैसे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अगर इसमें देखें कि स्टेटमेंट 1 अगर गलत है, अगर आपके पास टाइम ना हो एग्जामिनेशन हॉल में, डायरेक्ट सीधे ऑप्शन पे मूव करें और देखें कि अगर स्टेटमेंट 1 सही नहीं है तो डी आंसर, बिना सोचे समझे। अगर कन्फर्म हो तब, कन्फर्म ना हो तो फिर दोनों ऑप्शन देखें। कह रहा है भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, यानी अगर यहाँ देखें भूमध्य रेखा पर तो यहाँ की मोटाई जो है इसके तुलना में ज़्यादा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है, ये हमें मालूम होता है कि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर ये क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा क्यों है, ये सही है, तो फिर आपको दूसरा स्टेटमेंट अब देखना ही पड़ेगा। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, इसीलिए क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अब इसमें हम क्या एनालिसिस करेंगे, तो पहला है हमारा भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ा जानेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या उसकी विशेषता है। क्षोभ मंडल जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि संवहनी धारा क्या होता है, और फिर एक और इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक कैसे ले जाता है। ठीक, वैसे हमारे इसमें 3 ही कीवर्ड है, ये हमें समझने की ज़रूरी है अगली बार, ताकि जब संवहन धारा से कोई भी या क्षोभ मंडल या भूमध्य रेखा से कोई भी जब कॉन्सेप्ट आएगा, टॉपिक आएगा, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो भूमध्य रेखा हम सभी जानते हैं, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है
ये रहा, ये 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके आसपास को भूमध्य क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, फिर उसके बाद भूमध्य रेखा के बारे में डिटेल जानेंगे। क्षोभ मंडल क्या है? ट्रोपोस्फीयर, यानी हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है 3-4 मंडलों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, फिर उसके बाद जो होता है बाह्य मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये ध्यान रखें, क्योंकि सारी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। इसीलिए जब समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती तो प्लेन वगैरह वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जब दीर्घ तरंग विकिरण होता है तो पृथ्वी के नीचे वाले क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर कम गर्म होता है, ठंड होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई की बात करें तो भूमध्य रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर मान लेते हैं। ध्रुव पर कितना है? तो 10 किलोमीटर, और मध्यम अक्षांश में 11 से 13 किलोमीटर, यानी ये एवरेज होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई एवरेज 13 किलोमीटर है, पर ध्रुव पे 18 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुव पे 10 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर यह सबसे अधिक क्यों है? कथन 2 का है अधिक तापमान। अब देखते हैं, जैसे भूमध्य रेखा है, हमने पढ़ा ऊपर कि यहाँ पे सन की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है, ठीक, तो इसीलिए यहाँ अधिक तापमान है। जब तापमान अधिक होगा तो वहाँ की वायु गर्म हो जाएगी, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, जो ऊपर उठेगी तो अधिक दूर तक ऊपर जाएगी, तो इसीलिए वहाँ की जो लेयर है मोटी हो जाएगी। वही अगर ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे तापमान कम है तो यहाँ हवा ठंडी रहेगी, तो ज़्यादा दूर तक ऊपर नहीं उठ जाएगी, इसीलिए उसकी लेयर पतली होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर, इससे सतह अत्यधिक गर्म होती है, गर्म वायु हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, तो इसीलिए वो अधिक दूर तक चला जाता है। संवहनी धारा की बात करो तो ऊपर उठने वाली गर्म वायु संवहनी प्रवाह कहलाती है, यानी जो वायु अगर वर्टिकल उठ रही है उसे संवहनी धारा कहते हैं, संवहनी प्रवाह का। ये एक बात ध्यान रखिए कि यदि हवा ऐसे ऊपर अगर वर्टिकल हो रही है तो वो कन्वेक्शन होगा, और अगर हवा ऐसे प्रवाह हो रही है हवा की तो वो एडवेक्शन होगा, यानी ये संवहनी धारा होगा और ये एडवेक्शन करंट होगा, यानी क्षैतिज धारा हो जाएगा। यह ऊपर उठने वाली गर्म वायु संवहनी प्रवाह कहलाती है। यह बहुत प्रबल संवहनी धाराएं होती है क्योंकि वहाँ वायु गर्म होती है और तेज़ी से ऊपर उठती है, वो वायु को ऊंचाई तक ले जाती है, जिससे क्षोभ मंडल की सीमा ऊपर उठ जाती है। यानी ट्रोपोपॉज जो है, अगर ये ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, और ये पोल, तो यहाँ तक जाएगा और ये यहीं तक रहेगा, ऐसे हो जाएगी। तो ये बहुत ऊंचाई तक चला गया और पोल पे थोड़ी नीचे ही रह गई, उड़ जाती है। ध्रुवों पर उल्टा, कारण क्या है कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तापमान बहुत कम होता है, वायु ठंडी और सघन रहती है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती, संवहन नहीं होता, वायु नीचे रहती है, क्षोभ मंडल पतला होता है। अगर इमेज से देखें तो ये जैसे देखें ये ज़्यादा ऊंचा गया हुआ है जबकि ये कम ही है, ठीक। मान लेते ये हमारा पोल है तो ये यहाँ इतना ऊंचाई तक है, और ये इक्वेटर है, और ये पोल है तो ये कम ऊंचाई तक है, ठीक। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? वही कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करते हैं। अब इन सभी की थोड़ी डिटेल देखते हैं। ये तो हमारा हो गया कि क्वेश्चन की एनालिसिस हो गया कि इसके आंसर कैसे है और क्या है। अब भूमध्य रेखा की जलवायु समझ लेते हैं, फिर उसके बाद संवहनी धारा थोड़ी समझेंगे। भूमध्य रेखा की बात करें तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में समान रूप से विभाजित करती है। ये पृथ्वी और ये रहा काल्पनिक रेखा, तो उत्तर और दक्षिण, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो उसको समान रूप से विभाजित कर रही है। स्थान क्या है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धीरे धीरे फिर ऊपर छोटा होते चला जाता है, तो सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा है। यह पूरब से पश्चिम दिशा में जाती है, मीन्स पूरब से इस तरीके से, पूरब से पश्चिम दिशा में। मुख्य विशेषताएं देखें तो सूर्य की किरणें यहाँ वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये फैक्ट ध्यान रखें क्योंकि इस तरीके की क्वेश्चन यूपीएससी प्री में बार बार आती है। तापमान देखें तो पूरे वर्ष भर लगभग समान रूप से उच्च ही रहता है, बहुत हाई तापमान रहता है यहाँ। वर्षा जो है वर्ष भर अधिक, कारण संवहनात्मक वर्षा होती है। अब संवहनात्मक वर्षा क्या है कि यहाँ से हवा गर्म होकर के ऊपर उठा, तो यहाँ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, तो ऊपर गया तो यहीं बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा ज़्यादा होगा ही। और अगर कोई भी जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ सूर्य की किरणों का संबंध है। वनस्पति की बात करें तो घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। वायु दाब क्षेत्र निम्न दाब पेटी कहलाता है। निम्न दाब के पेटी का क्या मतलब है? लो प्रेशर बेल्ट का क्या मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर जो है कम रहता है, हवा ऊपर उठती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, तो वहाँ वायु जो है गर्म होकर के ऊपर उठता है, इसलिए लो प्रेशर बेल्ट है। पौने जो है यहाँ से व्यापारिक पौने दोनों ओर उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है,
ये पवन के बारे में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। महासागरीय तापमान देखें तो समुद्री जल का तापमान जो है अधिक, इसीलिए यहाँ अधिक वाष्पीकरण और अधिक बादल बनते हैं, इसीलिए अधिक वर्षा होती है। और यहाँ जो वर्षा होती है उसे हम कौन सी वर्षा कहते हैं? संवहनी वर्षा। क्यों? क्योंकि वो संवहन के माध्यम से हवा ऊपर गया, फिर वहाँ वर्षा हुआ, तो इसीलिए उसे संवहनी वर्षा कहा जाता है। अगर भूमध्य रेखा की जलवायु की बात करें तो एएफ टाइप की कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एएफ टाइप की होती है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु, जो वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, प्रतिदिन वर्षा और फिर उसके बाद बहुत कम तापीय अंतर पाई जाती है। अगर हम वही क्षोभ मंडल की बात करें तो ये रहा हमारा ट्रोपोपॉज, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, और ये ट्रोपोपॉज है, सीमा है क्षोभ सीमा। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, और यहाँ ओजोन लेयर यहीं पाया जाता है, ठीक। मेजोस्फेयर, मेजोपॉज, फिर थर्मोस्फेयर है। तो आप ये सभी लेयर देख ले, क्योंकि क्षोभ मंडल से मेंस में भी क्वेश्चन आई हुई है, तो वो ध्यान रखना जरूरी है। अब संवहनी धाराओं की प्रक्रिया की बात करें कि वर्षा कैसे होती है, तो सूर्य की ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे किरणों से गर्म होती है, फिर वायु का ताप बढ़ता है, फिर ऊर्ध्वगमन होता है, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो वायु ऊपर जाएगा, फिर वहाँ धीरे धीरे शीतलन होगी। शीतलन मतलब ऊपर जाते जाते वायु ठंडी हो जाती है। अब संघनन होगा, जलवाष्प ठंडी होकर बादल और वर्षा बनाती है। अब जैसे ही ठंडी या भारी वायु होगा वो नीचे आकर के, तो नीचे आएगा ही, तो इसीलिए वह भारी तो बूंद के रूप में आता है, तो वही जो है संवहनी वर्षा कहलाती है। यह संवहनी परिसंचरण है, क्योंकि हमेशा ऐसे वो प्रोसेस होती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है। अब आप क्वेश्चन पढ़ने का एक स्टाइल भी होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो पहले निम्नलिखित ये पढ़ो ऊपर की स्टेटमेंट, और डायरेक्ट आ जाओ ये हेडलाइन पे क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त में से कितने कथन ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है। अब यहाँ सही है गलत है क्या दिया हुआ है, ताकि जब आप ऑप्शन पढ़ो तो आपको माइंड में रहे कि पूछ क्या रहा है, ताकि दोबारा रिपीटेशन ना हो। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पाना बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि करते करते लास्ट तक टाइमिंग की कमी पड़ जाती है। तो ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद क्या है? तो एक है ज्वल खंडाश्मी यानी पाइरोक्लास्टी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। अगर मान लेते ये क्वेश्चन आपको नहीं आता हो एग्जामिनेशन हॉल में तो क्या कर सकते हैं? अगर आता हो तो ठीक है कि हाँ इसके सभी ऑप्शन होंगे, सभी 4 ऑप्शन है। अगर नहीं आता हो ये एग्जामिनेशन हॉल में तो देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा ना ऐसा ज्वालामुखी होगा ही जो ज्वल खंडाश्मी निकालता होगा, राख और धूल निकालता होगा, नाइट्रोजन यौगिक निकालता होगा, सल्फर यौगिक निकालता होगा। क्योंकि दुनिया में एक ही ज्वालामुखी थोड़ी ना है कि केवल यही निकालता हो, या केवल राखी धूल निकालता हो, या केवल नाइट्रोजन यौगिक ही निकालता हो, या केवल सल्फर यौगिक ही निकालता हो। कोई ना कोई तो होगा ही जो कुछ सल्फर कहीं से निकलते होंगे। तो प्रायः ऐसे में सभी ऑप्शन होते हैं। क्या क्या उत्पन्न होता है दुनिया में? अनेक, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा ही जो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही वो, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। वैसे हम देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में, तो ज्वालामुखी जो है भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये एनसीईआरटी की इमेज है। ये मान लेते हैं कि ज्वालामुखी है। अब देखिए ये मैग्मा है, ये मेंटल है पृथ्वी के नीचे का, और ये पृथ्वी के ऊपर की कोर है, ठीक। अब ये लावा निकला, ये पिघला हुआ मैग्मा निकल रहा है, ये निकास नली पाइप है, ये लावा है, क्रेटर है, गैस वराक है, ठीक। तो अगर नीचे पृथ्वी के नीचे अगर पिघला हुआ तो मैग्मा कहलाता है, और जैसे ही वो पृथ्वी के सतह पर पहुंचा तो वही पदार्थ लावा कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, अभी तक नीचे जो है ये लावा है, ये पिघला हुआ पदार्थ, जैसे ही ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचा, सॉरी नीचे जो है वो मैग्मा है, और जैसे ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचा तो ये लावा कहलाता है। तो लावा और मैग्मा में अंतर समझ गए कि अगर पृथ्वी के नीचे है तो मैग्मा है, अगर सतह पे आ गया तो वो लावा कहलाता है। अब हम एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट पढ़ते हैं, वो 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की। आप देखो कि इसमें वो क्या दिया हुआ है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है, ठीक है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में तो यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुँचता है तो इसे लावा कहा जाता है, ठीक। अगर भूगर्भ में है तो मैग्मा, अगर ऊपर आ गया तो लावा कहलाता है। लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा। उसमें क्या क्या आता है? तो लावा प्रवाह है, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा यानी वही पाइरोक्लास्टिक डेब्री यानी ज्वल खंडासीम, तो यही पूछा हुआ है ज्वल खंडासीम। ज्वालामुखी बॉम्ब, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन भी निकलते हैं। तो आप देखिए एक भी लाइन इसने अलग से नहीं पूछा, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठा करके इसने डाल दिया हुआ है, ठीक। अब यदि ज्वल खंडाश्मी का बात करें तो ज्वल खंडाश्मी क्या होता है कि लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा होता है, कि कोई लावा के ऐसे ऐसे टुकड़े बन गया, वो है ज्वालामुखी बम। तो ये बड़े टुकड़े हो गए, और ये जो ज्वल खंडाश्मी है छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब राख धुलकन हो गए, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है CO2, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है,
इसमें क्लोरीन भी है, जो क्लोरीन क्या है ओजोन क्षय करता है। SO2 क्या है अम्ल वर्षा का कारण बनता है और कूलिंग का। नाइट्रोजन वो देखे तो ग्रीन हाउस गैस है, इम्पैक्ट डालता है वो। अब एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो क्या है लावा कुछ समय पहले बाहर आया हो और अभी भी निकल रहा, वो सक्रिय है। मैग्मा हमने समझा कि पृथ्वी के भूगर्भ में, और लावा जो धरातल पर आ गया वो है। अब ये दो टाइप के होते हैं लावा जो पृथ्वी के धरातल पे आता है, एक होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय। ये ध्यान से समझे क्योंकि इसे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है। अम्लीय थोड़ा उसका रंग हल्का होता है, क्षारीय उसका गहरा रंग होता है, जैसे मैग्नीशियम और उसमें फेरस की अधिकता होती है इसीलिए। अम्लीय जो है उसकी तरलता ज़्यादा होती है, क्षारीय तरलता कम होती है, क्षारीय की तरलता ज़्यादा। तो उस ये समझे कि अम्लीय जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, ऐसे मान लेते वो बहुत गाढ़ा है, जबकि क्षारीय थोड़ा कम गाढ़ा है। तो जो कम गाढ़ा है वो दूर तक फैलेगा ही क्योंकि उसकी तरलता कम होगी, और जो ज़्यादा गाढ़ी है वो नज़दीक है तक ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी तरलता कम है। तो सिलिका की अधिकता के कारण जो है 65% से प्लस आता है, इसीलिए ज़्यादा गाढ़ा होता है, और इसमें कम होता है, लगभग 50% तक पाया जाता है, इसीलिए जो है क्षारीय कम गाढ़ा होता है। अम्लीय की बात करें तो ये अत्यधिक श्यानता या गहनता ज़्यादा होता है, ज़्यादा चिपचिपा होता है, दूर तक नहीं फैलता है, समीप एकत्रित होता है, शंकु का निर्माण करता है। क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं ये ज्वालामुखी है, तो अब ये ज़्यादा दूर तक ना जा करके ये ऐसे ही बनेगा, तो ये शंकु का तो निर्माण होगा ही, शंकु तो ऐसे ही होती है ना, तो शंकु का निर्माण करेगा। अत्यधिक विस्फोटक होता है, यानी अपसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत ये उद्गारित होता है। अपसारी प्लेट क्या होता है? तो दो प्लेटें जब दूर जा रही हो तो वो होती है अपसारी प्लेट, उससे आप समझेंगे ज्योग्राफी में देखिएगा। तो ये दुर्बल ये होता है। फिर अगर अब ये देखें क्षारीय की, तो तरलता ज़्यादा होती है, सिलिका कम मात्रा में पाया जाता है, कम चिपचिपा होता है, दूर तक फैलता है। महाद्वीपीय भाग में लावा मैदान एंड लावा पठार का निर्माण होता है, क्योंकि अगर ये ज्वालामुखी है और ये दूर तक चला गया तो ये लावा पठार हो गया या लावा मैदान हो जाएगा, क्योंकि ये दूर तक फैलेगा, तरलता कम होती है। महासागरों में मध्य महासागरीय कटक, अब एक मध्य महासागरीय अटलांटिक महासागर के एग्जाम्पल ले ले तो वहाँ भी ऐसे ऐसे निकलती रहती है। ये प्रायः कम विस्फोटक होते हैं। अब सारी प्लेट्स किनारा तथा मेंटल प्लूम से होता है। मेंटल प्लूम आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तापमान अम्ल से ज़्यादा होता है, इसमें लावा फवारे के रूप में आती है कि ऐसे एकदम उद्गार के रूप में आती है। एग्जाम्पल में हवाई द्वीप हो गया, माउंट इटना, ये क्षारीय लावा के कारण बना हुआ है। जबकि अगर अम्लीय लावा के कारण बना हुआ देखे तो इसमें क्या है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है, फिर माउंट वेसुवियस इटली में है, और ये हवाई द्वीप कहाँ है, तो ये भी यूएसए में है, और माउंट एटना ये इटली में है। तो ये रहा हमारा ज्वालामुखी से रिलेटेड। अब इसकी एक प्रकार की बात कर ले तो सक्रिय ज्वालामुखी जो वर्तमान में हाल में विस्फोट कर चुका है। अब जैसे माउंट एटना इटली, माउंट स्ट्रॉम्बेली, माउंट फूजी। सुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो जो लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में फट सकता है, मतलब वो मृत नहीं हुआ है, फट सकता है, माउंट वेसुवियस, माउंट किलिमंजारो। मृत ज्वालामुखी की बात करें तो जो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो चुका है, जो अब उद्गारित नहीं होता, खत्म हो चुका है, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की, तो यहाँ अब ज्वालामुखी नहीं निकलती, पर एक समय पर यहाँ ज्वालामुखी फटती थी। तो ये रहा हमारा ज्वालामुखी का चित्र कि ऐसे यहाँ से निकला मैग्मा, फिर पायरोक्लास्टिक फ्लो, फिर वोल्केनिक बॉम्ब्स क्रिएटर हो गया, लावा फ्लो हो गया, एस फॉल, एसिड रेन, यानी एस फॉल यानी धुआं, राख कण, ये सब हो गया, ओशियन हो गया। अब एसिड रेन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसीलिए एसिड रेन होता है, वो आप डिटेल में देख। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ज्वालामुखी का उद्गार जो है प्रायः दो प्लेटों के मिलने से कौन कौन होगा, तो एक महासागरीय यानी ओशियोनिक होगा, और एक कॉन्टिनेंटल, या ओशियोनिक और ओशियोनिक होगा। तब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल जब प्लेट टकराएंगे तो वहाँ प्रायः ज्वालामुखी नहीं उद्गारित होते, ये ध्यान रखें हमेशा। क्यों? क्योंकि ओशियोनिक और जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं तो ओशियोनिक प्लेट अंदर जाती है। अब जैसे ये देखिए, ये ओशियोनिक प्लेट अंदर जा रही है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो यहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये जाकर के यहाँ पिघलते हैं। पर अगर कॉन्टिनेंटल टकराएंगे तो इससे ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होता, वलित पर्वत का निर्माण होता है। क्योंकि ये नीचे नहीं जाते, अगर बहुत ज़्यादा भारी है कोई तो एक नीचे जाएगा, पर वो ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है? तो अब नीचे क्या दिया हुआ है कि सही उत्तर, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए, ठीक। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या कह रहा है कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र। तो हमारा पहला इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है कि समतापी रेखा मानचित्र क्या होता है वो देखेंगे। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। यानी कह रहा है समताप रेखाएं जो है कब, तो जनवरी माह में। ये मान लेते हैं महासागर है और ये है महाद्वीप है, ठीक। तो कह रहा है कि महासागर के ऊपर अगर यहाँ से समताप रेखा जा रहा है तो यहाँ ऊपर की ओर चला जाएगा, जबकि महाद्वीप के ऊपर अगर, और जब यहाँ से आ रहा है तो ये यहाँ की ओर आ जाएगा।
की ओर विचलित हो जाती है। ठीक, शीत महासागरीय धाराओं जैसे गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यानी कह रहा है कि शीत महासागरीय धाराओं जैसे गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक, पहली बात तो शीत महासागरीय धाराओं यही गलत हो गया, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम हम सभी को पता है, अगर थोड़ा भी पढ़े हो तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, शीत जलधारा नहीं है, यानी शीत महासागरीय धारा नहीं है, तो ये तो यही गलत हो गया। फिर भी देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यानी यही कह रहा है कि यहाँ अगर महासागर ठंडा होगा तो अगर महाद्वीप से जा रहा है तो उत्तर की ओर मुड़ जाएगा। तो देखते हैं समताप रेखा क्या होता है और इसकी प्रोसेस कैसे है, ये थोड़ी ध्यान से समझे। उससे पहले हम देखते हैं कि समताप रेखा का ये क्या चित्र है। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये समताप रेखा है, जो ये लाइन सब जा रही है वो समताप रेखा। समताप रेखा क्या होती है कि पृथ्वी पर अगर समान ताप, मान लेते हैं भारत में 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा या कहीं भी 20 डिग्री हो, मान लेते हैं कि दक्षिण ब्राज़ील में 20 डिग्री, भारत में 20 डिग्री, फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया में 20 डिग्री, तो इन तीनों को 20 डिग्री के मिलाएगा तो वही होता है समताप रेखा। यानी समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वही समताप रेखा कहलाती है। ध्यान रखें, समान ताप जैसे यहाँ 20, यहाँ 20, अगर यहाँ 20 ऐसे भी जाएगा तो भी वो समताप रेखा होगा, क्योंकि समान टेम्परेचर वाले बिंदुओं को मिला रही है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ये शीत महासागरीय धाराओं तो गलत हो गया, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है, तो दूसरा तो गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, केवल एक सही, क्योंकि दो भी गलत, ये भी गलत हो गया। अब इसमें डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या होती है समताप रेखाएं? आइसोथर्म्स जिसको बोलते हैं, पृथ्वी के मानचित्र पर वे रेखाएं जो समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाती है। आप समझ गए समान तापमान का क्या मतलब है, उन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। जनवरी माह में समताप रेखाओं का व्यवहार देखें तो जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। भारत में जनवरी माह में क्या होता है, गर्मी होता है, तो ये 0 डिग्री के ऊपर ही है भारत, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। तो अब देखते हैं, तो अब ये समझने से पहले एक बात समझिए कि ये कह रहा है कि महासागर की ओर ऊपर की ओर और महाद्वीप की ओर नीचे की ओर झुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इक्वेटर, यानी मान लेते हैं ये अर्थ है, ये रहा इक्वेटर और ये रहा पोल, तो अगर ये रेखा जा रही है तो उसके अगर उसको गर्मी की ओर झुकना है तो ऑब्वियसली बात है वो इक्वेटर की ओर झुकना होगा, और उसे ठंड की ओर झुकना है तो वो किधर, यानी कम टेम्परेचर की ओर झुकना है तो किधर झुकेगा, वो कम टेम्परेचर की ओर, वो ध्रुव की ओर, और ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए तो वो नीचे की ओर झुकेगा। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। महाद्वीप जो है समताप रेखाएं दक्षिण की ओर झुक जाती है। भूमि, ये जनवरी का है, वो भूमि तेज़ी से ठंडी हो जाती है, यानी ये जनवरी का सिचुएशन है कि भूमि तेज़ी से ठंडी हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी जल अगर जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म नहीं होता तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता, यानी वो लेट से ठंडा होता है और लेट से भी गर्म होता है, और एक बार अगर गर्म हो गया तो कुछ समय तक बने रहता है। जबकि सरफेस क्या है, भूपृष्ठ जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब जैसे मान लेते हैं रेगिस्तान का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड हो जाती है। तो कह रहा है कि महाद्वीप जो है समताप रेखाएं दक्षिण की ओर झुक जाती है, यानी ये रहा महाद्वीप, एक सेकंड, ये महासागर और ये महाद्वीप, ओशियन और ये कॉन्टिनेंट। तो कह रहा है कि मान लेते यहाँ से कोई लाइन चली आ रही है, तो जब जैसे ही यहाँ आया कॉन्टिनेंट की ओर, ये नीचे की ओर झुक जाएगी, और जैसे ही अगर ये महासागर की ओर जाएगी, ये पानी भरा हुआ है, ये सरफेस है, ये ऊपर की ओर चली जाएगी। क्यों? भूमि तेज़ी से ठंडी हो जाती है। जैसे ही भूमि तेज़ी से ठंडी, तो समझिए, अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सरफेस है और ये वाटर है। ठीक, यहाँ हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर है क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो गया, पर यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल जो है उसमें अंदर ऊष्मा बना हुआ रहता है, तो इसको 20 डिग्री टेम्परेचर के लिए यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वो ध्रुव के थोड़ी साइड में ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जब महाद्वीप से ये महासागर की ओर जाता है तो ये जो समताप रेखा है वो ऊपर की ओर झुक जाता है, क्योंकि 20 डिग्री टेम्परेचर यहाँ है, पर उसको 20 डिग्री ऊपर मिलाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर ये महासागर से, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये महासागर है और ये महाद्वीप है, तो यहाँ से अगर इधर आने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो 20 डिग्री टेम्परेचर क्या है, बहुत ऊपर है। अब 20 डिग्री टेम्परेचर जबकि ज़मीन में नीचे ही आ जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर इसके सामने जाएंगे तो ज़मीन बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है, तो यहाँ में भी 30 डिग्री टेम्परेचर हो, जबकि महासागर की कितना हो, 20 डिग्री। तो उसको 20 डिग्री पाने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी ठंडा होता है,
सॉरी ऊपर यहाँ 10 डिग्री, क्योंकि ध्रुव की ओर 10 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, तो इसे नीचे आने के लिए क्या करेगा, यहाँ 20 डिग्री के लिए भूमध्य रेखा की ओर आना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जब महासागर से हम अगर महाद्वीप की ओर आते हैं तो नीचे की ओर झुकना पड़ता है। महासागर की देखें तो हमने देखा क्या कि महाद्वीप जो है समताप रेखाएं दक्षिण की ओर झुक जाती है, ठीक है। भूमध्य तेजी से ठंडी हो जाती है, भूमि तेजी से ठंडी हो जाती है। महासागर की बात करें तो समताप रेखाएं उत्तर की ओर झुक जाती है, जल धीरे ठंडा होता है और तापमान अधिक रहता है, यानी महासागर के ऊपर जाते ही ये वो ध्रुव की ओर मुड़ जाएगा। उत्तर अटलांटिक महासागर रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ती है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्मी लाते हैं। एशिया की बात करें तो बहुत ठंडा क्षेत्र है, रेखाएं नीचे की ओर झुकी रहती है, साइबेरिया ठंडा क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ से आएगा तो रेखा नीचे की ओर आ जाएगा। यदि जुलाई की बात करें तो महाद्वीप जो है समताप रेखाएं उत्तर की ओर झुकती। तो दो कंडीशन है, पहला जनवरी का कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि हम महाद्वीप से महासागर की ओर बढ़ेंगे तो ये रेखा ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ से ऐसे आ गया। लेकिन यही अगर हम ये जुलाई की बात करें, क्योंकि जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, तो यहाँ टेम्परेचर अब जैसे ही आएंगे तो ये नीचे की ओर झुकेगा। नीचे की ओर क्यों झुकेगा, क्योंकि अब पृथ्वी हम सभी जानते हैं कि सरफेस जल्दी गर्म हो जाती है और जल जल्दी गर्म नहीं होता है। तो अब जैसे मान लेते हैं दोनों के बराबर है, यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसके पास यहाँ क्या रहेगा 10 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पूरे जाड़े में इसने या सर्दी के मौसम में जब जल जो है ऊष्मा का अवशोषण किया तो वो अभी भी बना हुआ है उसमें, ठीक, तो वो अभी भी ठंडा ही है, तो उसको गर्मी पाने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा 20 डिग्री इक्वेटर पे, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी रहती है, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होती है, तो ये 20 डिग्री को फिर 20 डिग्री पाने के लिए नीचे आना पड़ेगा। ये कौन सी मौसम में, जुलाई मौसम में। तो हमेशा ध्यान रखें कि महाद्वीप से यदि महासागर की ओर जाना हो तो जनवरी में ऊपर जाएगा और जुलाई में नीचे आएगा। उसी तरीके से अगर उल्टा बात करें तो महासागर से यदि कॉन्टिनेंट में जाना हो तो ये उल्टा हो जाता है कि हम जनवरी में ये नीचे जाएगा, पर अगर जुलाई की बात करें तो ये ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखें और आप इसे बस एक पेन उठा करके और ऐसे मैप बना ले जनवरी और जुलाई का, ताकि समझ में आ जाए। तो बस आप एक ये याद रखें कि केवल महाद्वीप से याद रखें, ताकि आप उससे बाकी अपना कैलकुलेशन कर सके कि जब जनवरी में क्या होती है, महाद्वीप की रेखा जो है अगर महासागर में जाती है तो ऊपर चली जाएगी, और जबकि अगर जुलाई की बात करें तो ये नीचे आ जाएगी ओशियन को। अगर बराबर समताप रेखा है, अगर बराबर टेम्परेचर पे मिलाना हो, अगर यहाँ 20 डिग्री हो तो यहाँ 20 डिग्री होगा, अगर यहाँ 20 हो तो यहाँ 20 होगा, ठीक है। तो जनवरी में ऊपर और जुलाई में नीचे की। अब कारण की बात करें वही, तो जनवरी में महाद्वीप जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका बहुत ठंडे होते हैं, क्यों, जबकि महासागर के पास जो है गर्म रहते हैं, क्यों, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि जनवरी में ठंड का मौसम होता है तो भूमि जो है जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन महासागर गर्म रहता है, क्योंकि उसमें विशिष्ट ऊष्मा बरकरार रहती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि कोई भी ऐसा ऊष्मा जल में जो कुछ लंबे टाइम तक उसमें एब्जॉर्ब करके रखे हुए, मेंटेन किए हुए, इसलिए तापमान का अंतर बनता है। इसीलिए जनवरी में महाद्वीप से महासागर के ऊपर और वो जुलाई में नीचे की ओर खिंच सकता है ये समताप रेखाएं। इस कारण महासागर के ऊपर समताप रेखाएं जो है उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर, यानी अगर ये महाद्वीप से महासागर की ओर अगर उत्तर की ओर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये महाद्वीप की ओर क्या नीचे की ओर ही तो है। उसी तरीके से अगर ये महाद्वीप से अगर नीचे की ओर आ रहा है महासागर से, अगर हम महासागर से महाद्वीप की ओर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। यूरोप और एशिया में समताप रेखाएं दक्षिणी ओर झुकी रहती है, अटलांटिक महासागर के ऊपर ये उत्तर की ओर झुकी रहती है। जो ऊपर मैप दिया हुआ है हम उसमें देखेंगे। ये इतना डिटेल्ड में बात करना मजबूरी था, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सीधे नॉर्मल दी हुई है। जब तक आप ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। थोड़ी ज्योग्राफी की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रही है और बिना कॉन्सेप्ट के वो सॉल्व करना थोड़ी टफ पड़ जाती है। अब देखते हैं शीत महासागरीय धाराएं, यानी वे महासागरीय धाराएं जो ध्रुवीय अथवा ठंडे क्षेत्रों से निकल कर, कहाँ से, तो पोल से निकल कर, ठीक, भूमध्य रेखीय अथवा निम्न अक्षांश से, यानी इधर की ओर आएगा, इक्वेटर की ओर आएगा, क्षेत्रों की ओर बहती है, उसे शीत महासागरीय धाराएं कहा जाता है। ये धाराएं अपने साथ ठंडा जल लाती है, जिससे जो है ये गुजरती है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र का तापमान घट जाता है। क्यों, क्योंकि ये भी ठंडी होगी। मान लेते हैं कि ये क्षेत्र ठंडा है और ये गर्म है, यहाँ से गुजरेगी तो ऑब्वियसली बात ये ठंडा गुजरेगी तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर कम जाएगा। अगर फीचर्स की बात करें तो इनका जल ठंडा और घनत्व अधिक होता है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के साथ बहती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर ये महाद्वीप है तो इसके पश्चिमी तटों के साथ बहती है। ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया, तो इधर से बहेगी ये, इधर से, ठीक। वो भी देखेंगे क्यों। ये अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों को तटीय तापमान को घटाती है, जो तट में तापमान है इसको कम करेगी, ऑब्वियसली बात है। वायुमंडलीय स्थिरता को बढ़ाती है और वर्षा को घटाती है, जिससे मरुस्थलीय स्थितियाँ उत्पन्न होती है। जहाँ से अगर शीत मरुस्थल गुजरेगा ये तट से तो वो क्षेत्र मरुस्थल बन जाएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ तापमान रहता था तो वाष्पीकरण होती थी तो वर्षा होता था। इसने क्या किया, ये शीत जलधारा आया, तापमान कम कर दिया, वाष्पीकरण कम हुआ तो वर्षा होगा ही नहीं, तो क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। जैसे पश्चिमी अफ्रीका का सहारा मरुस्थल देखे तो वो क्या है, इसी का एक उत्पन्न है कि वो पश्चिम साइड में मरुस्थल है। जैसे पेरू का तट, नामीबिया का तट, ये सब हो गया, ठीक है। सहारा मरुस्थल में केवल पश्चिमी भाग, पूरे सहारा मरुस्थल नहीं। जैसे नामीबिया तो ये भी अफ्रीका का ही भाग है। अब उदाहरण देखें, जैसे प्रशांत महासागर, हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर से, हम्बोल्ट महाधारा क्या है, ये हम्बोल्ट धारा शीत महासागरीय धारा है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर पेरू मरुस्थल का कारण है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पेरू तट पे, तो ये पेरू मरुस्थल का कारण है। कौन सा, तो हम्बोल्ट धारा। कैलिफोर्निया धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये मान लेते हैं उत्तरी अमेरिका है तो यहाँ पश्चिमी तट पर सूखे मौसम का कारण बनता है। अटलांटिक महासागर में देखें तो लेब्राडोर धारा, फिर कैनरी धारा और बेंगुएला धारा। लेब्राडोर धारा कनाडा के तट पर, यानी ऊपर कनाडा है तो कनाडा के तट पर, जैसे मान लेते हैं ये उत्तरी अमेरिका है तो ये कनाडा है तो यहाँ आएगा। कनाडा के तट पर गल्फ स्ट्रीम से टकराकर धुंध उत्पन्न करती है, इसीलिए वहाँ मत्स्य पालन का एक बहुत ही अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है। जैसे ये कनाडा, यहाँ से लेब्राडोर धारा आएगी। इसको मैप में देखेंगे हम। कैनरी धारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, कौन सी, तो मान लेते हैं ये अफ्रीका है। अब उत्तरी अफ्रीका के ये पश्चिमी तट पर सहारा मरुस्थल का कारण बनता है, ध्यान रखें कैनरी धारा। बेंगुएला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अब ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नामीब मरुस्थल का कारण बनता है। हिंद महासागर की बात करें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ठीक। अब ये हिंद महासागर में ये मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर मरुस्थल जैसी स्थिति बनाती है यहाँ पर, ठीक। प्रभाव देखें तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ से जाती है तापमान में कमी लाती है, मरुस्थलीकरण करती है, वाष्पीकरण घटता है, वर्षा कम होती है, तटीय मरुस्थल जैसे नामीब और आटाकामा बनते हैं। समुद्री जीवन पर प्रभाव, ठंडे जल में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, मत्स्य संपदा प्रचुर मात्रा में मिलती है। और लेब्राडोर और यहाँ जब गर्म जलधारा मिलती है तो वहाँ भी मत्स्य के लिए अनुकूल वातावरण मिलते हैं। कथन 2 की बात करें तो शीत महासागरीय धाराओं, यानी यही हम समझ रहे थे कि गल्फ स्ट्रीम में क्या है, गर्म जलधारा है, जबकि शीत महासागरीय धारा कह रहा था तो यही गलत हो जाता है, ठीक। गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह की बात करें तो ये जो है उष्ण महासागरीय धाराएं हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय जो है अटलांटिक से गर्म जल उत्तर दिशा में लाती हैं, ठीक, उत्तर दिशा में लाती हैं। ये रहा गल्फ स्ट्रीम और ये रहा अटलांटिक, तो यहाँ आया, जिससे उत्तर पश्चिमी यूरोप का तापमान, ये रहा उत्तर और पश्चिमी यूरोप का तापमान, यानी ब्रिटेन के साइड का तापमान जो है अधिक रहता है। क्यों, क्योंकि ये गर्म जलधारा, यहाँ मौसम ठंडा है पर ये जैसे ही गर्म जलधारा गया तो इसके भाप से, इसके टेम्परेचर से यहाँ तापमान बढ़ गया, इसलिए वह समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसीलिए जब यहाँ समताप रेखाएं महाद्वीप में भी उत्तर की ओर मुड़ती है, क्यों, क्योंकि इसको ठंड के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, ठीक। परंतु कारण क्या है, शीत धाराएं नहीं बल्कि उष्ण धाराएं हैं, यानी हम देखें तो वहाँ जो दिया हुआ था गल्फ स्ट्रीम वो उष्ण धाराएं हैं, शीत धाराएं नहीं है। अगर वो उष्ण धारा रहता तो सही हो जाता वो। बाकी गर्म जल धारा की बात करें तो वे महासागरीय धाराएं जो भूमध्य रेखीय या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से निकलकर, यानी कहाँ से, तो ये रहा भूमध्य रेखा, तो यहाँ से, यानी ये उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से निकल करके ध्रुवीय या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर, यानी इधर से इधर बहती है, जबकि शीत ऊपर से नीचे की ओर बहती है, तो गर्म महासागरीय धाराएं कहा जाता है। ये धाराएं अपने साथ गर्म जल ले जाती है और क्षेत्र से गुजरती है, वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। शीत जहाँ से गुजरेगा वहाँ का तापमान कम कर देगा, ये जहाँ से गुजरेगा गर्म वहाँ का तापमान बढ़ा देगा। अगर फीचर्स की बात करें तो गर्म होता है, घनत्व कम होता है, ऑब्वियसली बात है। महाद्वीपों के पूर्वी तटों के साथ बहती है ये, यानी वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के साथ और ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों के साथ। ये अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है। ये वाष्पीकरण और वर्षा को बढ़ाती है, क्योंकि गर्म होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में नमी और वर्षा अधिक होती है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों की ठंडी धाराओं से मिलकर कोहरे और तापमान विरोधाभास पैदा करती है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट। अब जैसे यहाँ से गर्म आया, यहाँ से ठंडा आया, दोनों मिले तो कोहरे बनेंगे और तापमान विरोधाभास की स्थिति पैदा होगी, यही कह रहा है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अटलांटिक महासागर में देखें तो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। अब देखेंगे इन सभी को मैप में। गल्फ स्ट्रीम क्या है कि मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप की ओर, अब जैसे ये अमेरिका है तो यहाँ मैक्सिको है, तो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप की ओर ब्रिटेन और नॉर्वे के तटों को गर्म करती है, और यहाँ यूरोप के ब्रिटेन और नॉर्वे है तो इसके तट को गर्म करेगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम की उत्तरी शाखा है, यानी ये गल्फ स्ट्रीम है, इसकी उत्तरी शाखा क्या है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो पश्चिमी यूरोप को अपेक्षाकृत गर्म रखती है, वही ब्रिटेन और वो वाले क्षेत्र। इक्वेटोरियल काउंटर करंट की बात करें तो विषुवत रेखा के पास पूरब से पश्चिम की ओर, यानी ये विषुवत रेखा है तो ऐसे जाएगा, ये
पूरब से पश्चिम की ओर गर्म जल ले जाती है। प्रशांत महासागर क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा फिलीपींस से जापान के पूर्वी तट तक जापान को गर्म करती है। अब जैसे मान लेते हैं ये एशिया है, ये जापान है, ये फिलीपींस है, तो कह रहा है फिलीपींस से जापान के तट तक जाती है और जापान को गर्म करती है। उत्तर विषुवतीय धारा उष्णकटिबंधीय प्रशांत में पश्चिम की ओर बहती है, यानी उष्णकटिबंधीय मान लेते हैं ये एशिया है, इसके बाद यहाँ प्रशांत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सॉरी ये अमेरिका आ गया, ये एशिया और यहाँ प्रशांत क्षेत्र है, तो पश्चिम की ओर बहती है, यानी इधर की ओर जाएगा ये। ठीक, अगर पश्चिम की ओर जा रहा है तो विषुवतीय धारा, और अगर ये पूरब की ओर जा रहा है तो विषुवतीय, और अगर पश्चिम की ओर धारा है तो इक्वेटोरियल काउंटर हो जाएगा ये। क्यों काउंटर, मतलब उसके अपोजे में हो रहा है। हिंद महासागर में बात करें तो मौसम्बिक धारा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। अब जैसे मान लेते हैं ये अफ्रीका है तो पूर्वी तट के साथ ये दक्षिण की ओर बहेगा। ठीक, अगुल्हास धारा की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर हिंद महासागर से अटलांटिक में गर्म जल भेजती है, तो ये हिंद महासागर का है, यहाँ से ये गर्म जल को भेजेगा। मानसून धारा की बात करें तो मौसमी दिशा बदलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर की ओर गर्म जल बहाती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ऐसे आती है तो उत्तर की ओर ये भी जाएगा। अब उसे देखते हैं मैप। इसका प्रभाव की बात कर ले तो तापमान बढ़ाता है तटीय क्षेत्रों में, तो वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण और वर्षा में वृद्धि, कोहरे का निर्माण होता है, मत्स्य संपदा पर प्रभाव, यानी ठंड व गर्म धाराओं के मिलन क्षेत्र पोषक तत्वों से भरपूर मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, ये कनाडा में एक ऐसी जगह भी है। अब हम देखते हैं मैप में, जितने भी रेड कलर की है वो सभी गर्म जलधारा है और जो ब्लू से है वो ठंडी जलधारा है। अब जैसे ये देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, उल्टा जा रही है, इसीलिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये। फिर ये रहा गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर उसके ऊपर नॉर्वेजियन हो गया वो, फिर ऊपर से आती है ग्रीनलैंड जो ये ठंडी है, फिर लेब्राडोर ये भी ठंडी है, यहीं पे वो निर्माण होता है क्षेत्र का जो गर्म और जल वो ठंडा मिलते हैं। तो यहाँ देखें तो साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर गर्म में वो ब्राज़ील करंट, अगर प्रशांत महासागर में देखें तो साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, फिर ये अलास्का वाला है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ देखें तो सोमालिया करंट गर्म है, फिर उसके बाद अगुल्हास नॉर्थ इक्वेटोरियल। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है और कैसे है, क्योंकि जो भी ऊपर से आती है यानी ध्रुव से निकल रही है, जितने भी ध्रुव से वो क्या होंगे तो शीत जलधारा होंगे, और जो भूमध्य रेखा से जिनकी उत्पत्ति हो रही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से वो गर्म जलधारा होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमने क्या देखा, समताप रेखा मानचित्र देखे, शीत महासागरीय धारा देखे, गर्म महासागरीय धारा देखे, और ये कैसे वो जनवरी माह में पूछा था तो हमने जनवरी का भी देखा और जुलाई का भी देख लिया। तो अब ये हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, इसे कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, अब है निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के दो सबसे बड़े कौन कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। कोको उत्पादक विश्व के दो सबसे बड़े, तो हमारा आंसर होगा कोटे डी आइवरी। अब अगर बाई चांस मान लेते हैं, अब इसको हम ट्रिक से अपना करके देखते हैं कि यदि आप अगर एग्जामिनर होते और आपको इसके ऑप्शन सोचना होता कि क्या ऑप्शन दे, तो अल्जीरिया और मोरक्को बहुत फेमस नाम है, बोत्सवाना और नामीबिया, बोत्सवाना बहुत फेमस नाम है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक बहुत फेमस नाम है। तो एग्जामिनर के अगर माइंडसेट से सोचे तो क्या होता कि कोटे डी आइवरी ये थोड़ा कम सुना हुआ नाम है। ठीक, तो अगर हमें मान लेते एग्जाम में कुछ नहीं भी आता हो, अगर एकदम ये क्वेश्चन नहीं आता हो, और ऐसे बहुत कम आते हैं क्वेश्चन जो आपको इन्फॉर्मेशन ये एग्जैक्ट पता हो, तो आप उसमें ये दिमाग लगाए कि एग्जामिनर क्या सोच करके ये ऑप्शन डाल सकता है कि भाई ये सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है। तो इसीलिए वो ऐसा डाला क्योंकि इन सभी में ये हमें ऑप्शन थोड़ी कम सुने रहते। ये यूपीएससी के एनालिसिस के बेस पे ऐसे बता रहा हूँ मैं। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है जो अगर लगे कि मुझे उसका तनिक भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर फिर भी गेसिंग करना ही है, यदि क्वेश्चन सॉल्व करना हो, वैसे तो आप स्किप कर सकते हैं पर करना ही हो तो थोड़ी ध्यान दें कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से इसमें से सभी ऑप्शन सेट किया होगा। और आप प्रायः देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ऐसा लगता है कि हम उससे सुने ही नहीं या बहुत कम सुने हुए हैं। ठीक, तो ये दिमाग लगा कर देखें, कॉन्सेप्ट समझ। तो ये मेथड पता कैसे चलेगा, तो जब पहले से ही आप इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी का जब सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। कोको की बात करें तो एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कौन सा फसल है, उष्णकटिबंधीय, जिसे चॉकलेट, कोको पाउडर, कोको बटर तैयार किया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत जो है कोकोआ वृक्ष है जो दक्षिण अमेरिका और अमेजन बेसिन के मूल निवासी है। विश्व में कोको का उत्पादन मुख्यतः भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर
और 20 डिग्री दक्षिण के बीच ही किया जाता है। यदि कोको में देखें तो तापमान जिसको 21 से 32 डिग्री, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वर्षा 1500 से 2000 मिलीमीटर चाहिए। मिट्टी कौन सी, तो गहरी दोमट कार्बनिक पदार्थों से भरपूर और जल निकासी युक्त मिट्टी, यानी उसमें जल नहीं जमा होना चाहिए। ऊंचाई तो समुद्र तल से 300 मीटर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छाया तो अर्ध छायादार वातावरण में भी ये विकसित हो सकता है। नमी की बात करें तो उच्च आर्द्रता 80% प्लस आवश्यक है। यदि विश्व में प्रमुख कोको उत्पादक देश देखें तो ये भूमध्य रेखा के आसपास जब पाया जाता है तो पश्चिम अफ्रीका 70% उत्पादन करता है, जैसे कोटे डी आइवरी, घाना, नाइजीरिया, कैमरून। अब देखते हैं, इन सभी को मैप में भी देखेंगे। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू। एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत में भी, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। अन्य में देखें तो पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस, जो भूमध्य रेखा से सटे क्षेत्र है वो। अब देखें तो घाना, कोटे डी आइवरी हमारे क्वेश्चन में था, और घाना, तो ये रहा घाना का क्षेत्र, ये रहा, और इसी के बगल में है ये कोटे डी आइवरी। दोनों एकदम ये कोटे डी आइवरी और ये घाना दोनों सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक। बाकी इसमें देखें अल्जीरिया और मोरक्को, तो ये रहा अल्जीरिया जो उत्तरी अफ्रीका का भाग है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, और ये रहा मोरक्को जो उत्तर पश्चिम में सबसे ये है, पश्चिम में है। फिर उसके बाद हमारा क्या था, बोत्सवाना और नामीबिया, तो ये रहा हमारा नामीबिया और ये रहा बोत्सवाना जो हमने अभी पढ़ा, नामीबिया का मरुस्थल। फिर उसके बाद ये रहा हमारा मेडागास्कर और ये रहा मोजाम्बिक, ठीक। तो हम लोकेशन इसलिए बात करें ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ये कर्क रेखा के पास है और जो इक्वेटर के पास होगा वही कोको के उत्पादन में सबसे ज़्यादा होगा, और ये तो सहारा वाले क्षेत्र में आ गए तो ये तो होगा ही नहीं। तो अगर बाई चांस अगर न भी याद होता तो अल्जीरिया और मोरक्को तो पहले ही काट सकते थे, क्यों, क्योंकि ये तो मरुस्थल के लिए जाना जाता है, सहारा मरुस्थल। बोत्सवाना और नामीबिया भी मरुस्थल है, तो ये भी गलत हो गया। मेडागास्कर और मोजाम्बिक की बात करें तो ये भी बोत्सवाना के पास है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब बोत्सवाना नहीं होगा, ये मकर रेखा के पास है। तो एलिमिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ मरुस्थल, यहाँ मरुस्थल, और ये तो साउथ में है वो मकर रेखा के पास, तो ये तो होगा नहीं। तो जो भूमध्य रेखा के पास होगा वही होगा सबसे ज़्यादा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है कि प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदी है। जैसे मान लेते हैं ये बह रहा है, ये पश्चिम, और इसे ईस्ट की ओर, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, तो इधर से जो नदियाँ मिल रही है उसके क्रम से बताना है कि क्या है ऐसे में। तो हमारा ऑप्शन बी होगा इसमें, क्यों, क्योंकि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये मिलती है ऐसे। अगर इसको हम याद करने के तरीके देखें तो इसका एक है कि गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया, यानी गोमती का घाघरा गंदा और क से कोसी कैसे हो गया। तो आप इसे याद करने के तरीके से रख सकते हैं कि गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया। ऑप्शन बी होगा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक। बाकी यदि हम एलिमिनेशन प्रोसेस पे बात करें तो आपने थोड़ी भी नदी पढ़ी होगी, तो गंडक तो सबसे लास्ट में नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि भाई कोसी के बाद गंडक नहीं होगा, ये बिल्कुल पता है, क्योंकि कोसी सबसे लास्ट में महानंदा है, महानदी, उसके बाद में कोसी है। तो गंडक को आप सीधे काट देते ये, तो ये दोनों तो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। फिर आपको ये दोनों में अगर एलिमिनेशन करना होता तो आप फिर ये दोनों में आपको याद होना चाहिए कि गोमती एक पहले है, बाकी आंसर हो जाता वो। क्या आप इस तरीके से भी एक एक वर्ड से भी एलिमिनेशन कर सकते हैं कि गंडक से काट दिए, और ये तो हमें इतना पता ही रहता है कि गोमती पहले आता है, घाघरा बाद में, तो ये काट दिया, बस बाकी हो गया, बीच में कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं। बाकी आप इसे याद रखें कि गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया, यानी ग से गोमती, घाघरा, गंडक, और कैसे कोसी हो गया, ठीक। अगर मैप देखें गंगा नदी गंगा नदी तंत्र की, तो पहले एक बार ये देखते हैं कि धौली गंगा प्लस अलकनंदा जो मिलता है वो विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक। पहले देखते हैं गंगा निकलती कहाँ से, तो ये रहा गंगोत्री से भागीरथी के रूप में होते हुए आकर के ये कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है गंगा। भागीरथी बीच में कहा जाता है उसे, और देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा में मिलती है वो, ठीक। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा तो देवप्रयाग में मिलती है। फिर उसके बाद देखें एक बद्रीनाथ से धारा आती है जो कहाँ, विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है, किससे, अलकनंदा से ही। तो धौली गंगा ये बद्रीनाथ से क्या आ रही है, तो यहीं से अलकनंदा आती है, और ये धौली गंगा आई, ये दोनों कहाँ मिल रही है, तो विष्णु प्रयाग में, यानी धौली गंगा प्लस अलकनंदा विष्णु प्रयाग में। फिर उसके बाद देखें तो नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये तो अलकनंदा है ही। अब ये रहा हमारा मंदाकिनी, सॉरी ये नंदाकिनी रहा, तो नंदाकिनी आया और यहाँ मिला, तो ये नंद प्रयाग में मिला, ठीक। तो पहले अगर देखें तो धौली गंगा और वो अलकनंदा मिला तो विष्णु प्रयाग में, फिर उसके बाद नंदाकिनी और फिर अलकनंदा मिला कहाँ, तो नंद प्रयाग में, फिर मंदाकिनी और प्लस अलकनंदा तो रुद्र प्रयाग में, फिर पिंडारी गंगा यानी पिंडार गंगा, और फिर ये अलकनंदा तो कर्ण प्रयाग में, और उसके बाद में फिर गंगोत्री से आई भागीरथी और अलकनंदा मिला तो देव प्रयाग में मिलते।
तो गंगा की बाईं सहायक नदियों की बात करें, बाईं सहायक नदियों का मतलब जैसे ये गंगा आ रही है तो इसके यहाँ जो है वो बाएं होगा और जो इधर होगा वो दाएं होगा, ठीक। तो ये धौली गंगा, उससे पहले अलकनंदा में स्टार्ट होती है धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर उसके बाद में आते हैं हम यहाँ देखते हैं तो ऋषिकेश जगह आता है, हरिद्वार जगह आता है। उसके बाद अगर नदी की देखें तो रामगंगा, गोमती, तो रामगंगा, गोमती, उसके बाद घाघरा। अब घाघरा दो नदियों के मिलने से बनती है, एक शारदा और एक घाघरा। तो आप ध्यान रखें घाघरा जो है शारदा और घाघरा के मिलने से बनती है। फिर उसके बाद आती है गंडक, जो नेपाल में इसे नारायणी कहा जाता है, नेपाल से आती है। फिर उसके बाद कोसी, जो गोसाई धाम तिब्बत से आती है। फिर उसके बाद महानंदा, उसके बाद जमुना बन करके ये बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। तो ये इसकी बाईं सहायक नदियाँ हो गई। कौन? तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो आप यहाँ से याद रखें कि गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया, उसके लास्ट में तो महानंदा है ही। उसके बाद फिर आपको रामगंगा याद ही हो जाएगा, पिंडर, नंदाकिनी, धौली गंगा, यानी ऊपर से देखें तो धौली गंगा, ये नंदाकिनी और पिंड। यमुना की देखें तो यहाँ यमुनोत्री से निकलती है और उसके बाएं में सहायक नदी जो है टोंस है और हिंडन है, दो ही सहायक नदी है, टोंस और हिंडन, याद रखें। फिर ये अगर इसकी दाएं सहायक नदी देखें तो चंबल फिर है, फिर उसके बाद सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सभी ध्यान रखें। फिर उसके बाद देखें तो चौसा जो कमनासा नदी है, फिर पुनपुन है, फिर हुगली नदी है। तो ये सभी ध्यान रखें कि पहले चंबल आती है, फिर सिंध आता है, फिर उसके बाद बेतवा आता है, फिर केन आता है और इन सभी की सहायक नदी भी दी है जो आप अपने मैप में देख ले। फिर कर्मनासा नदी है, फिर उसके बाद पुनपुन है, उसके बाद फिर हुगली है। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था ये कि बी, गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। अब ये इस भू आकृतिक प्रक्रियाओं से क्वेश्चन कम पूछता था, पर 2024 में क्वेश्चन पूछा है और अब इसे पूछने भी लगा। फिर वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। 2025 में इस तरीके का ही 3 स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन थे और इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बहुत लगती है, तो 2 घंटे कम पड़ जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से संबंध में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 2, 3 सही है तथा कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 2, 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 2 और 3 दोनों में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है, ठीक। इस तरीके की ऑप्शन पढ़ते समय आप उसी समय ध्यान दें कि अब सबसे पहले देखें कि इसमें से अगर ट्री की बात करें तो इसमें से किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कह रहा कि स्टेटमेंट 1 गलत है। कथन 1 की व्याख्या करते हैं,